अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टडी विद ERD में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आई एम रियली सॉरी। सबसे पहले मैं आप सबसे एक्सक्यूज़ करना चाहूँगी बिकॉज़ मेरे भी पेपर्स थे जिसकी वजह से मैं आप लोगों को टाइम नहीं दे पाई। जैसे ही मेरे पेपर्स ख़त्म हुए हैं मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए हाज़िर हो गई हूँ। मुझे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था कि मैं उस दौरान अगर आप लोगों को लेक्चर देती भी तो उस तरह से मैं कॉन्सनट्रेट ना कर पाती, और इसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ कि आप लोगों को मिड टर्म कंप्लीट नहीं कर पाई। लेकिन इस बार मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं फ़ाइनल्स को पहले क्लियर कर दूँ इंशाल्लाहुल अज़ीम। और साथ में हम MCQs भी करेंगे, इनके काफ़ी हद तक कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट्स को जो जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको सॉल्व करें। तो चलते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेसन नंबर 12 है, यूजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंफॉर्मेशन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करते हैं, इन सारी चीज़ों को भूल जाएं, अवॉइड दिस, सबको इग्नोर मारें। फाइनेंशियल होते क्या है? फाइनेंशियल्स हम कहते हैं जब हमें कोई फाइनेंशियल इशू आता है, पैसों का इशू आता है, उसको फाइनेंस कहा जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? वही जो पैसों के लेन देन की बात की जाएगी उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। अब चलते हैं इसको मज़ीद आगे इन्फॉर्मेशन को देखते हैं कि इसमें क्या क्या वो सिनेरियोज डिस्कस कर रहे हैं। नाउ वी टू टेक अ लुक एट सम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ financial statements analysis. Reasons for doing financial statement analysis: benchmarking the information, problem use arising in the process. चलें आगे हम बढ़ते हैं। वो कह रहे हैं कि इसमें रीजंस क्या क्या होती हैं फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए, उसके रीजंस बताने पड़ते हैं। बेंचमार्किंग क्या होती है? बेंचमार्किंग बेसिकली हम ये कहते हैं कि इस चीज़ का एक बेंचमार्क बना दिया गया है, इस इतनी अमाउंट से या इतनी ही सिनेरियो से या इस लिमिट से ऊपर ना जाए, तो ये बेंचमार्किंग होती है। बेसिकली इधर इनके मतलब हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक सिंपल वे में बता रही हूँ। नेक्स्ट हम इसको मज़ीद एलेबोरेटेड फॉर्म में पढ़ेंगे। फिर है प्रॉब्लम अराइजिंग इन द प्रोसेस। इस सारे एनालिसिस में जो आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आगे है स्टेप वाई एवेलुएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम क्यों इसको एवेलुएट करते हैं? बेसिकली क्यों एवेलुएट किया जाता है? अकाउंटिंग डाटा हमें दिया जाता है, मैं एक सिंपल वर्ड में बताती हूँ, इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा। वो कहते हैं कि हम इसको एवेलुएट इसलिए करते हैं कि आया पता करें कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन आज क्या जो हमारा डाटा कलेक्ट करें, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं, दे रहे हैं, जो हमारे बिज़नेस में टर्म्स चल रही हैं, जो बिज़नेस में हमारा लेन देन है, उसके मुताबिक हम अपने बिज़नेस को का एनालिसिस करते हैं कि आज हम किधर खड़े हैं। आया हम प्रॉफिट में हैं, आया हम लॉस में हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस कर रहे होते हैं। वाई एवेलुएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन्होंने इसी को मज़ीद आगे इलेबोरेट किया। एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सपेक्टेशंस एंड बॉयल डाउन टू कंपेयरिंग रेशोज़। वही रेशोज़ वाला हमने सारा पढ़ा हुआ है। आप लोगों को अगर आपने पिछले लेक्चर स्टूडेंट्स ने लिए हुए हैं तो उनको वो आइडिया हो गया होगा कि ये रेशोज़ वगैरह निकालना क्यों ज़रूरी है। बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इंटरनल यूजेस भी होते हैं और के एक्सटर्नल यूजेस भी होते हैं। अब इंटरनल यूजेस में क्या क्या आता है? इंटरनल यूजेस में क्या आता है? परफॉर्मेंस एवेलुएशन। परफॉर्मेंस एवेलुएशन में बेसिकली हम पढ़ते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। बेसिकली हमने पढ़ना होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल यूजेस भी होते हैं, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरनली भी यूज़ हो रही होती है, एक्सटर्नली भी यूज़ होती है। अब इंटरनली यूज़ ये होता है, हमने देखना होता है आया कंपनी में कितना प्रॉफिट है। हम फ्यूचर प्लानिंग कर रहे होते हैं कि कितना ये हम प्रोजेक्शन, आज हमने जो प्रोजेक्ट लगाया है या आज हमने जो मशीनरी लगाई है उससे हम आया मज़ीद आगे 5 सालों में कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे होते हैं। ये इंटरनल यूजेस में आ जाता है। अब एक्सटर्नल यूजेस वो होते हैं, एक्सटर्नल कहा जाता है बाहर एक्सटर्नल, इंटरनल होता है अंदर। एक्सटर्नल यूजेस बाहर के लोग जो इसको यूज़ कर रहे हैं, जैसे कस्टमर, सप्लायर्स, कंपटीटर, एक्विजिशन ऑफ न्यू फर्म्स। अब ये सारी चीज़ें आपको मैं एक 1 बाय 1 बताती हूँ। कस्टमर किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है? वो कहता है कि एवेलुएट करता है कि आया कंपनी ने कोई ज़्यादा जो क्रेडिट स्टैंडिंग ऑफ अ न्यू कस्टमर, कितने उसने न्यू कस्टमर मज़ीद जनरेट कर लिए हैं, कंपनी आया कितनी सस्टेन है, सस्टेन मीन टू से कितनी स्टेबिलिटी पे है प्रॉफिट रेशियो जनरेट करने में, ठीक है। उसके बाद सप्लायर्स का जो है, सप्लायर्स का इस चीज़ पे अफेक्ट आ रहा होता है। सप्लायर्स देख रहे होते हैं इसकी फाइनेंशियल पोजीशन को, देख रहे होते हैं इसकी क्रेडिट वर्थीनेस को, देख रहे होते हैं या कंपनी जो है इसके कितना इसका प्रॉफिट मार्जिन रेशो ऊपर जा रही है।
इसी तरह कंपटीटर्स में आपको पता है कंपटीटर्स होते हैं जिनमें हम लोग देखते हैं कि कंपटीटर्स जो होते हैं हमारे सेम बिज़नेस कैटेगरी में फॉल करते हैं, वो भी वही बिज़नेस रन कर रहे होते हैं जो हम कर रहे होते हैं। तो उनका क्या एक्सपोजर किस चीज़ में हमारी तरफ होगा, वो देख रहे होंगे क्या आया कि इस कंपनी ने जो हमारी कंपटीटर्स हैं या हम लोगों ने अपने कंपटीटर्स में क्या देखना होता है कि इसने कोई नई प्रोडक्ट तो नहीं लॉन्च कर दी, आया इसने कोई नया टेक्नोलॉजी तो नहीं शो कर दी जिसकी वजह से इसकी सेल ज़्यादा हो जाएगी। ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। उसके बाद एक्विजिशन ऑफ न्यू फॉर्म्स, बेसिकली एक्विजिशन होते हैं किसी परचेज करना नई फॉर्म को। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल टारगेट, उससे आइडिया होता है इस पर्सन का कि आया इसकी कंपनी में या इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन में इतना इसके बिजनेस को अफोर्ड कर सकता है एक न्यू बिज़नेस को अंदर एक्विजिट करना, परचेज करना, तो फिर वो बिज़नेस जो है बहुत अच्छा चल रहा होता है। चूजिंग अ बेंचमार्किंग में ऑलरेडी इज़ टू एस्टेब्लिश अ स्टैंडर्ड टू फॉलो फॉर कंपैरिजन किया जाता है, इसको इसलिए इस्टेब्लिश किया जाता है कि इसको स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है फॉर कंपैरिजन करने के लिए। इसमें दो तरह की बेंचमार्किंग होती है, टाइम ट्रेंड एनालिसिस, पीयर ग्रुप एनालिसिस। सॉरी ये लास्ट पे चला गया है, टाइम ट्रेंड एनालिसिस और पीयर ग्रुप एनालिसिस। काफ़ी आगे चला गया है जी, ये आ गया है, सॉरी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, सॉरी जी। आगे जो टाइम ट्रेंड एनालिसिस में हम लोग देखते हैं, टाइम ट्रेंड एनालिसिस में हम लोग देखते हैं हिस्टोरिकल डाटा ऑफ द फर्म। ये क्या होता है कि हिस्ट्री शो कर रहा है चेंज इन बिजनेस की एफिशिएंसी को शो कर रहा होता है टाइम टू टाइम, और इसलिए शो करता है। इसमें ये यहाँ पे एक पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ द करंट रेशियो ऑफ अ फर्म इज़ 2.4 फॉर द रिसेंट फाइनेंशियल वी मे कंपेयर इट विद रेशियो ऑफ लास्ट 10 ईयर्स। हम आज की जो रेशियो एनालिसिस है उसके मुताबिक हम टाइम ट्रेंडिंग के हिसाब से पिछले टाइम में जो उसका चेंजिंग वगैरह आ रही है उसके मुताबिक इसका ट्रेंड नोट कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट है पीयर ग्रुप एनालिसिस। पीयर्स होते हैं जैसे कि हमारे सेम लेवल के लोग होते हैं, उनको पीयर्स कहा जाता है। आइडेंटिफाई द फॉर्म कंपीटिंग इन द सेम मार्केट, वही बात हो गई, सेम मार्केट पीयर्स होते हैं जो हमारे सेम लेवल के और सेम डेजिग्नेशन और सेम पोजीशन पे पर्सन होते हैं। हैविंग सिमिलर एसेट्स ऑपरेट्स इन सिमिलर वेज। इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि वो सेम जो चीज़ें हम यूज़ करें वो एक सेम लेवल होगी तो उसको पीयर्स ग्रुप कहा जाता है। बेंचमार्किंग आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया गया। प्रॉब्लम क्या होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, नो अंडरलाइंग थेरी टू हेल्प आइडेंटिफाई द आइटम्स और रेशियो टू लुक एट और गाइड इन इस्टेब्लिशिंग में। कहते हैं बेसिकली इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है अंडरलाइंग थेरी के मुताबिक कि इसमें आइटम और रेशियोज टू लुक और टू गाइड इन इस्टेब्लिशमेंट, थोड़ा बहुत इसमें बेंचमार्किंग का क्रिएट करने में ना प्रॉब्लम आता है। बेंचमार्किंग हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रेशियो एनालिसिस करने में प्रॉब्लम आ जाता है क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कंपनी की कुछ टर्म्स के मुताबिक हम लोग उसके रेशियोज नहीं निकाल पाते। क्यों नहीं निकाल पाते? क्योंकि एक्सपर्टीज़ का भी इशू होता है, कुछ लोगों के पास उस लेवल का नॉलेज नहीं होता, वो इतना निटी-गिटीज़ में जाके डिस्कस नहीं कर रहे होते। वेरी लिटिल हेल्प ऑन वैल्यू एंड रिस्क, बहुत कम जो है इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है रिस्क वगैरह पे इतना एनालिसिस नहीं होता। वो जब हम लोग पढ़ेंगे बजट प्लानिंग होती है उसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होता, उसके आगे से